हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके पॉलिटिकल साइंस का 24 चैप्टर, जिसका नाम है अच्छा शासन या फिर सुशासन। ठीक है ना। तो इसका मतलब समझेंगे और इससे रिलेटेड चीज़ों को सीखेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप वीडियो के अंदर नए हो या क्लास के अंदर नए हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपना एक वैल्यूबल लाइक कमेंट जरूर करना। चलिए दोस्तों, आप क्लास में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, आ जाओ। देखिए भाई, आपने पहले तो समझ ही लिया होगा शासन किस तरीके से चलाया जाता है हमारे देश के अंदर। आप समझते हैं अच्छा शासन क्या होता है। ठीक है, तो इसकी इंट्रोडक्शन समझते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारी सरकार अच्छी, प्रभावशाली और जवाबदेह हो। ठीक है, मतलब हमारे प्रति राज्य का उद्देश्य केवल शासन करना नहीं, बल्कि क्या है, शासन करना नहीं है बल्कि नागरिकों को अधिकार यानी कि उनकी सुरक्षित जीवन, सम्मानपूर्ण जीवन और विकास के अवसर देना, ताकि नागरिक भी सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। और ये इनका काम होता है अच्छे शासन का। ठीक है, प्रदान करना होता है। इसी व्यवस्था को अच्छा शासन या फिर सुशासन कहा जाता है। अब कौटिल्य चाणक्य को तो आप जानते हो, ठीक है ना। इसने क्या लिखा इसके अनुसार, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों को भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक उन्नति करे। ठीक है ना। तो ये एक अच्छे शासन की जो है पहचान होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। थोड़ा सा लाइट कम हो रही है। ठीक है, आ जाओ। देखिए आगे, आपका अच्छा शासन का मतलब क्या होता है। देखिए फिर से दोबारा समझते हैं, यानी शासन का अर्थ क्या होता है। देखिए शासन का अर्थ होता है सरकार द्वारा शक्ति, अधिकार, नीतियों, योजनाओं और संसाधनों का प्रयोग करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, है ना। इन सब चीजों का इस्तेमाल करके क्या है, लोगों के जीवन को बेहतर बनाना होता है अच्छा शासन। देखिए क्या होता है, जब शासन कम लागत में, अधिक लाभ में और जन समाहित हो, मतलब सहमति के साथ, वेदता, उत्तरदायित्व हो पर आधारित हो, तो उसे हम अच्छा शासन कहते हैं। मतलब एक ऐसा शासन जिसके अंदर खर्च भी कम हो, मुनाफा भी ज़्यादा हो और उसको लोगों के द्वारा मान्यता भी मिली हो। ठीक है ना। और वो एक अकाउंटेबिलिटी भी हो, मतलब वो जो हमने बनाया सरकार, वो अच्छा काम भी करे। तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, अच्छा शासन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, अच्छे शासन की विशेषता क्या होती है। देखिए अच्छे शासन की प्रमुख विशेषता होती है, देखिए पहला है कानून का शासन। देखिए कानून सबके लिए समान हो और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये अच्छे शासन के लिए हमारे को दिखाता है, बताता है। लोक कल्याणकारी शासन क्या होता है, शासन के लक्ष्य जनता के कल्याण के लिए होने चाहिए। गरीब, पिछड़े, कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि वो भी अपना विकास कर आगे बढ़ सके। ठीक है, उसके बाद है न्याय व तर्क पर आधारित निर्णय। देखिए क्या है, फैसले तर्क और न्याय पर आधारित हो और मनमानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब कोई भी फैसले लेने चाहिए तो न्याय और तर्क के साथ होने चाहिए, उसमें कोई मनमानी, अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर अब उसके बाद भ्रष्टाचार मुक्त शासन, ईमानदारी होनी चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए और जवाबदेही होना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें सरकार के अंदर होनी चाहिए, तो सरकार हमारी क्या होगी, या शासन हमारा क्या होगा, अच्छा शासन कहलाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए आगे आपका उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व क्या होता है भाई, देखो समझो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, उत्तरदायित्व का मतलब होता है सरकार और प्रशासन को यह बताना पड़े कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया और कैसे किया। मतलब हमारे लिए क्या किया, क्यों किया और कैसे किया, ये बताना पड़े, तो हम उसे कहते हैं उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का माध्यम क्या होता है, संसद के द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा, बजट चर्चा कर न्यायिक समीक्षा कर जनहित याचिका के द्वारा और नागरिक चार्टर के द्वारा। इन सभी के द्वारा जो है सरकार हमें अपना कामकाज के बारे में बताती है। ठीक है, उसके बाद उदाहरण क्या है, जैसे कि देखिए यदि कोई सरकारी अधिकारी काम में लापरवाही करे तो नागरिक अपील के माध्यम से अदालत जा सकता है और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिख सकता है और उसे उसके पद से हटा सकता है। ठीक है, अब आगे क्या है, अच्छे शासन की बाधाएं क्या होती हैं। देखिए भाई, अच्छे शासन की बाधाएं क्या क्या होती है। देखिए पहले तो भ्रष्टाचार, कि भाई बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। निजी लाभ के लिए अधिकारों का अवैध उपयोग, है ना। कोई अपने अपने पद का गलत इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट कमाने के लिए करे तो उसे कहते हैं हम भ्रष्टाचार करना। ठीक है, प्रभाव क्या होता है, इससे जनता का विश्वास खत्म होता है और विकास इससे रुक जाता है, खत्म हो जाता है, शासन कमजोर पड़ने लग जाता है। ठीक है, इसका समाधान क्या किया गया, सूचना का अधिकार बनाया गया, फिर सस्ता व त्वरित न्याय दिया गया और ईमानदार प्रशासन बनाया गया और भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। तो ये सारे बनाए गए ताकि भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके। ठीक है, फिर है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है, भारत की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय 35 करोड़ थी और वर्तमान में 100 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक है,
समस्या क्या आ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार पर दबाव पड़ रहा है ना, इतने सारी जनसंख्या को ये सारी चीजें कहाँ से मिलेगी, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है सरकार को भी काम करने में। फिर क्या है देखिए, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण बेहतर है, वहां पे जनसंख्या नियंत्रण अच्छा कर रखा है बाकी सारे राज्यों के मुकाबले, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हिंसा की संस्कृति। देखिए हिंसा की संस्कृति क्या होती है, दंगे, आतंकवाद और अवैध बल प्रयोग करना, ये सारे होते हैं हिंसा की संस्कृति, ठीक है ना। अब मतलब हिंसा क्या होती है आपको मैंने बताया जा रहा है, जिसमें दंगे हो, आतंकवाद हो, अवैध बल प्रयोग करते हैं, इसे दंगा कहते हैं। प्रभाव क्या होता है, निवेश घटता है, विकास रुकता है और मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। क्योंकि देखिए दंगे में क्या होता है, लोगों की जान जाती है, आतंकवाद में कहीं विस्फोट कर दिया, पब्लिक जगह को उड़ा दिया, कुछ हो गया, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हमारे भारत की क्या होती है या किसी भी देश की क्या होगी, बेइज्जती होगी और उससे कोई निवेश करने आएगा नहीं बाहर से, ठीक है ना, कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं। और शांति और कानून व्यवस्था विकास की पहली शर्त है, ठीक है, शांति और कानून व्यवस्था की पहली शर्त होती है, ठीक है, शांति होनी चाहिए और कानून व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है सुशासन स्थापित करने के उपाय क्या होते हैं, लोगों की सहभागिता होनी चाहिए, मतलब लोकतंत्र की आत्मा, स्थानीय शासन में भागीदारी, पंचायत और नगर पालिकाएं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि भैया सुशासन, अच्छी तरीके से शासन चलेगा, ठीक है। फिर 73वां और 74वां संविधान संशोधन इसीलिए लाया गया था 1992 में, महिलाओं को 33% सीट दी गई थी और SC/ST की जनसंख्या के अनुसार आरक्षण उनको भी दिया गया था। तो ये सारी चीजें आपके लिए की गई है ताकि शासन सही तरीके से चल सके, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, आगे समझेंगे। आगे आपका कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होती है। देखिए आईटी जिसे बोलते हैं, आईटी को सुशासन का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। आईटी मतलब क्या, आईटी बोला जा रहा है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, जो कि आज के समय में आधार कार्ड है, आपके ऑनलाइन पोर्टल्स आए जिससे आप उसके मदद से जो भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी लाभ क्या होती है, आप घर बैठे बैठे अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जो भी चीज़ें आपको, या फिर कोई रिपोर्ट लिखानी हो, कोई कंप्लेंट करना होगा, फ़ोन चोरी हो गया हो, तो आप ऑनलाइन सारी चीज़ें कर सकते हो, इससे लाभ होती है। तो ये सेवाएं क्या होती है, सस्ती भी होती है, बिल्कुल पारदर्शिता होती है, किसी को कोई पैसा नहीं देना, जाके खुद ही ऐड करना है सब चीज़ और खुद ही जो है अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कर सकते हो। फिर भ्रष्टाचार में कमी आती है इसकी वजह से, और समय की बचत होती है, इधर उधर जाना, लंबी लंबी लाइनों में लगना, ये सब हमारे पास क्या होता है, टाइम बच जाता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे कि मध्य प्रदेश का ज्ञान दूत कार्यक्रम, ठीक है ना, देखिए ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड करता है ये, और ई गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके कुछ उदाहरण है जिसे घर बैठे बैठे लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। ज्ञान दूत कार्यक्रम ये भी ऑनलाइन है, ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड और ई गवर्नेंस, इसमें आपको गवर्नेंस के सारे काम काज आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं उसके बाद किसके ऊपर, परीक्षा के इंपॉर्टेंट तथ्य के ऊपर। देखिए भाई क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है, देखिए गुड गवर्नेंस क्या होता है, जवाबदेह प्लस में पारदर्शिता शासन, है ना, ऐसा शासन जिसके अंदर सरकार आपको अपने कामकाज के बारे में बता रही है कि वो क्या कामकाज करती है ना, पारदर्शिता दिखती है, इससे हम लोगों को पता चलता है कि हाँ भाई हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 73वां और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन किसके लिए था बताओ, गांव के लिए, ग्राम पंचायत के लिए, और ये शहर के लिए, ठीक है, 74वां संशोधन जो कि 1992 में हुआ। फिर भ्रष्टाचार, अधिकारों का अवैध प्रयोग, है ना, कोई भ्रष्टाचार कब करता है कोई व्यक्ति, जब अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके उससे अपना प्रॉफिट यानी फायदा देखता है, ठीक है। फिर है आईटी सुशासन का प्रभाव साधन है, ठीक है। जन भागीदारी लोकतंत्र की आत्मा है। अब देखो, अब जन भागीदारी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि भैया अच्छा शासन जब भी हो सकता है जब वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कोई नेता चुनकर लाया गया हो, और नेता क्या करेगा, फिर लोगों की बात सुनेगा, और जब लोगों की बात सुनेगा, काम करेगा, तो वो एक अच्छा शासन ऑटोमेटिक ही कहला जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष क्या है इसके अंदर, देखिए सुशासन के बिना विकास संभव नहीं है ना, अच्छे शासन के बिना कोई विकास कर ही नहीं सकता। अगर आप अपने घर में खुश हो, सही तरीके से रहते हो, सब चीज़ ठीक ठाक है, तो आप अपना विकास कर सकते हो, नहीं तो गड़बड़ी है तो गड़बड़ी रहेगी सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला पॉइंट क्या है, भ्रष्टाचार, हिंसा और जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं किसी भी देश के विकास के लिए, तो इन सब चीज़ों को खत्म करना चाहिए जड़ से, ठीक है। उसके बाद क्या है, जनता की भागीदारी और तकनीकी से सुशासन मजबूत होता है, ठीक है। अच्छा शासन बराबर मजबूत लोकतंत्र, है ना, जहाँ अच्छा शासन होगा वहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें भी क्या होंगी, मजबूत होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों जो ये हमारा चैप्टर है खत्म हो चुका है। और दोस्तों एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर आप लोगों के पास हिस्ट्री सब्जेक्ट भी है
तो उसके भी मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखे हैं, आप उसे जाकर देखना, इंपॉर्टेंट है। और सभी पे अपना वैल्यूएबल लाइक कमेंट जरूर करना, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप पढ़ रहे हैं, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है और काम करने में मजा आता है। ठीक है, और बाकी मैं जो बोल रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की भी इसी तरीके से, अभी तक हम 24 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे पहले के सारे चैप्टर जो है मैंने पढ़ा चुका हूँ, तो उसे भी जाकर देख लेना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपके लिए एग्जाम में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी। ठीक है, और बाकी एक सीरीज आएगी अभी थोड़े दिनों में, जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे पूरे नोट्स जो भी हैं आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के, उसके बाद आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे हर चैप्टर के आपके लिए दोस्तों। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बने रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। सारी वीडियो जाके जरूर देखना ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।